नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हमारी 23rd क्लास है जिसमें कि हम मोरल डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मोरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जैसे कि मोरल डायलेमा, मोरल रीजनिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं और आपको मोरालिटी समझने में हेल्प करेंगे। साथ के साथ दो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, एक जीन पियाजे की थ्योरी और एक लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी, जो हमें पढ़ना चाहिए और इसी से हम समझते हैं कि कैसे बच्चे में मोरल डेवलपमेंट होता है। तो इन दोनों थ्योरीज पर हम बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जीन पियाजे समझाने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि मोरल डायलेमा या मोरल रीजनिंग क्या होती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हेन्स डायलेमा को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इस पर बात करने से पहले हमें तो यही समझना पड़ेगा कि भाई मोरालिटी क्या होती है ना। सबसे बेसिक से चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोरालिटी होती क्या है। तो मोरालिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप राइट बिहेवियर और रॉन्ग बिहेवियर में अंतर कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये व्यवहार सही है, ये व्यवहार गलत है और उसके अनुरूप व्यवहार कर पाते हैं, इसको हम मोरालिटी कहते हैं कि आपके अंदर मोरालिटी है, या आप कह लीजिए कि मोरल डेवलपमेंट आप में दिखाई देता है। ठीक है। हाँ, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपके अंदर मोरल रीजनिंग किस लेवल की है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किसको सही व्यवहार मानेंगे, किसको गलत मानेंगे। एक व्यवहार किसी व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, वही व्यवहार किसी व्यक्ति के लिए गलत भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी मोरल रीजनिंग किस लेवल की है। इस पर भी हम बात करेंगे मोरल रीजनिंग क्या होती है, बट आप फिलहाल इतना समझिए कि राइट बिहेवियर एंड रॉन्ग बिहेवियर में अगर आप अंतर कर पाते हैं, इट मीन्स कि ये मोरालिटी को दिखाता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक आप यूं समझिए कि आपने देखा कि एक माता पिता अपने बच्चे को पीट रहे हैं। अब देखने में तो हो सकता है कि वो लगे कि यार गलत व्यवहार है, लेकिन क्या पता उस बच्चे ने ही कोई दुर्व्यवहार किया हो, कुछ गलत व्यवहार किया हो और माता पिता उसको एक सही सबक सिखाने के लिए उसको पीट रहे हो। हालांकि देखिए, पीटना गलत है और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने जो देखा आपने अपने हिसाब से वहां पे जजमेंट कर दी। ठीक है। आपने हो सकता है आप कुछ लोग उसको सही बिहेवियर मानेंगे, कुछ लोग उसको गलत बिहेवियर मानेंगे। तो मैंने बताया ना कि मोरल रीजनिंग किस लेवल की है, इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सही किया, बच्चे की पिटाई करती, बच्चे पिट कर ही मानते हैं। कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है। कुछ कहते हैं कि नहीं, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको समझाए, प्यार से समझाए, उससे भी बच्चा सीख जाता है। कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है। तो मैंने बताया ना कि अलग अलग लेवल की थिंकिंग होती है और किसी भी सिचुएशन में कोई भी बिहेवियर सही या गलत हो सकता है। तो कोई भी बिहेवियर सही है या गलत है, इसका कोई भी परफेक्ट आंसर आपको नहीं दे सकता। इसीलिए मोरालिटी भी आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग लोगों में देखने को मिलेगी। और जीन पियाजे ने और हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग ने, दोनों ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मोरालिटी का मतलब है कि राइट बिहेवियर रॉन्ग बिहेवियर में आप अंतर करके उसके अनुरूप अगर आप व्यवहार कर रहे हैं, इट मीन्स की ये मोरालिटी होती है। ठीक है। और मोरल डेवलपमेंट का मतलब है कि इस समझ, ये जो समझ है ना आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके अंदर ये समझ का विकास हो जाए कि क्या सही है क्या गलत, इसको हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि मोरल डेवलपमेंट को अच्छे समझना है तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है मोरल डायलेमा। ठीक है, मोरल डायलेमा। और दूसरा है मोरल रीजनिंग। एक एक करके दोनों पे बात करते हैं कि मोरल डायलेमा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होती है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, एक ऐसी स्थिति जहां पे कोई भी निर्णय आप ले, वहां पे आपको सही या गलत ही दिखेगा और ऐसे में आप फंस जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हिंदी में इसके लिए एक शब्द होता है किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, फंस जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। और जब ये दुविधा नैतिकता से जुड़ी हो, मोरालिटी से जुड़ी हो, तो उसको हम बोलते हैं मोरल डायलेमा। कि आप कुछ भी डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है। मान के चलिए दो दोस्त हैं आपके और वो दोनों दोस्त आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और आपस में कॉमन फ्रेंड भी हैं वो आपके। ठीक है। और तीनों ही दोस्त हैं। किसी कारण से दो दोस्तों में लड़ाई हो गई। अब आप तो कॉमन फ्रेंड है उन दोनों के, बट उन दोनों दोस्तों की लड़ाई हो गई। अब ऐसे में क्या होता है कि भाई एक ने आपको बुलाया अपने बर्थडे पार्टी में, एक ने आपको बुला दिया कि भाई
मेरी जॉब लगी है उसकी पार्टी दे रहा हूं मैं। अब आपके लिए यहाँ पे दुविधा है कि यार दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। अगर मैं एक के में जाऊंगा तो दूसरा नाराज, दूसरे में जाऊंगा तो पहला नाराज हो जाएगा। और मना मैं किसी को नहीं कर सकता और जाना भी जरूरी है, नहीं गया तब भी बुरा मान जाएंगे। तो क्या किया जाए? यहां पे आ गया आप, अब आप आ गए यहाँ पे मोरल डायलेमा में। ठीक है, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी न किसी मोरल डायलेमा में फंस ही जाते हैं, क्योंकि हम जब बाकी लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं तो हमारा व्यवहार सही या गलत इस रूप में देखा जाता है। और जब हम इस रूप में इस अपने व्यवहार को जज करते हैं सही या गलत के रूप में, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए हमारे द्वारा किया गया किसी प्रकार का व्यवहार वो उनको हर्ट कर सकता है। तो ऐसे में हम फंस जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, कुछ भी करूंगा सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति को कहा जाता है मोरल डायलेमा। ठीक है, कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो ये बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलिए कि आपका एग्जाम है और अब बहुत जी जान से आपने तैयारी की है, इसकी सीटेट का ही मान के लिए एग्जाम है, आपने जी जान से तैयारी की है और इस बार आपको सीटेट निकालना है, क्योंकि उसके बाद आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और एग्जाम वाले दिन आप घर से निकलते हैं और रास्ते में आप जा रहे हो तो आप देखते हैं कि भाई कोई दुर्घटना हो गई है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो दुर्घटना में मतलब उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई है और उसको अस्पताल लेकर के जाने की अति आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपके लिए परिस्थिति ये है कि समय का अभाव है। अब आप जाएं, मतलब कि अब आप अपना एग्जाम देने जाएं या उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाएं। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां और कोई नहीं है जो उसकी मदद कर पाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप उस व्यक्ति को बचाते हैं तो आपकी परीक्षा छूट जाएगी। अब यहाँ पे आपको निर्णय लेना है कि भाई क्या करें, सही और गलत, कौन सा व्यवहार सही है कौन सा व्यवहार गलत है। आप फंस गए यहाँ पे नैतिक दुविधा में। तो जीवन में हमारे बहुत सारे नैतिक दुविधाएं हम देखते हैं। अब अगर आपको समझ में आए तो आप बताइए कि आपने कौन कौन सी नैतिक दुविधा अपने जीवन में देखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी लोग भी जब जाके पढ़े तो उनको और क्लैरिटी आए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मोरल डायलेमा क्या होता है। जब आप राइट और रॉन्ग के बीच में फंस जाते हैं। ठीक है, जब आप राइट और रॉन्ग के बीच में फंस जाते हैं कि भाई सही क्या है गलत क्या है, फंस जाते हैं। दोनों ही रास्ते आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देकर देंगे, दोनों ही रास्ते आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में अब आप फंस जाते हैं कि भाई क्या करें और क्या ना करें। इसको हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। अगला है मोरल रीजनिंग। क्या है मोरल रीजनिंग? मोरल रीजनिंग का सिंपल सा मतलब है कि इस नैतिक दुविधा से निकलने के लिए आप जो उपाय सोचेंगे उसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। कि भाई कोई भी नैतिक दुविधा आई है तो ऐसा तो नहीं है कि उस दुविधा से आप बाहर निकलते ही नहीं है, निकलना पड़ता है आपको। और उस नैतिक दुविधा से निकलने के लिए आप रास्ते ढूंढते हैं। कभी कभी आप खुद से सोचते हैं, कभी कभी आप दूसरों की सलाह ले लेते हैं कि यार कोई तीसरे दोस्त से बात कर ली कि यार ऐसे ऐसे बात है, दोनों ही दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है और जाना भी जरूरी है, मना भी नहीं कर सकते, तो कैसे करें। तो ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति आपको एक सलाह दे देता है कि यार एक काम कर, बेशक हम झूठी बोल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा बहाना बना दे जिससे कि उनको लगे कि हाँ भाई सचमुच में ये आ नहीं सकता। कि भाई कह दे कि यार मतलब मेरे चोट लग गई है और बहुत ज्यादा चोट लगी है या मेरे को बुखार आ गया है। कुछ ऐसा मतलब आपको सलाह देगा कि जिससे कि आप सामने वाले व्यक्ति को मना कर दें, उसको बुरा भी ना लगे, तो ये मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपने उपाय खोजा, इस उपाय को खोजने के लिए आपने अपना बहुत दिमाग दौड़ाया होगा, है ना, बहुत दिमाग दौड़ाया। और दिमाग दौड़ाने का मतलब ये है कि आपने बहुत सोचा होगा। ठीक है, सोचा कैसे होगा, सीधी सी बात है, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आप कर रहे होंगे कि भाई क्या करें क्या ना करें, क्या करने से कितना नुकसान होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आप कर रहे होंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे होंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब आप सिचुएशन सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कुछ चीजें आप अपने दिमाग में दौड़ा रहे हैं इन सब चीजों को, और तब जाकर के आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि यार मुझे इस नैतिक दुविधा से निकलने के लिए यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जामिनेशन हॉल वाली बात थी कि भाई आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप उसको भी नहीं छोड़ सकते और अपना एग्जाम भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में
क्या करेंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस प्रकार से आप उस नैतिक दुविधा से निकलेंगे। आप सीधी सी बात आप ये कह सकते हैं कि यार इस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसकी जीवन का सवाल है और मेरा एग्जाम भी जरूरी है क्योंकि मैंने इतने साल से तैयारी है, मेरी करियर का सवाल है। तो आप कहेंगे कि वे काम करते हैं, इसको उठाते हैं और रास्ते में ही कोई अस्पताल हो या आसपास जो भी अस्पताल हो, फटाफट से पहले उसको वहां एडमिट कराते हैं और तुरंत दौड़ करके हम जाएंगे अपना एग्जाम देने। कुछ ऐसा सोचेंगे या फिर किसी दूसरे दोस्त को बुलाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे इमरजेंसी आ गई है, जल्दी से आ जा, मैं अस्पताल पहुंच रहा हूँ इसको लेकर के, तू जल्दी से आ जा, आगे का जो भी प्रोसीजर होगा अस्पताल में वो तू देख लियो, मैं वहां से निकल जाऊंगा एग्जाम देने। तो ये आपने जो दिमाग दौड़ाया, जो कुछ भी आपने सोचा कि ये प्रॉब्लम है, ये नैतिक दुविधा है, इससे निकलने के लिए इससे एक समाधान हो सकता है, तो उसके पीछे जो कुछ भी आपका प्रोसेसिंग चल रहा है दिमाग में, वो सब कुछ कहलाता है मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो मोरल रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के, एक व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट के लिए। और मोरल रीजनिंग ऐसे नहीं आती किताबों से या घर में, ये आती है नए नए नई नई चुनौतियों को, उनको उनका सामना करने से। नई नई चुनौतियों का, जितनी ज्यादा चुनौतियों का आप सामना करेंगे, आप नए नए तरीके से सोच पाएंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और इसीलिए कहते हैं ना कि भाई जो लोग बाहर निकलते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, उतने ज्यादा वो समझदार बनते जाते हैं। ठीक है, जो जितने ज्यादा ठोकर खाते हैं जीवन में, जितने ज्यादा वो संघर्ष करते हैं जीवन में, उतने ज्यादा वो एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बन पाता है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव से आती है, ये रियल सिचुएशन से आती है। मोरालिटी आपके अंदर ऐसे ही आएगी, किताबें पढ़ के नहीं आएगी मोरालिटी, ये ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो मोरल रीजनिंग ये होती है। अब एक चीज ध्यान से समझिए कि ये जब हम बात करते हैं थिंकिंग वाली, कि भाई थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप देखेंगे ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की थिंकिंग होती है छोटे बच्चों में। ठीक है, छोटे बच्चों में खासकर अगर आप देखें तो 8-9 साल तक के बच्चों में ये सारी एबिलिटीज डेवलप नहीं होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो आप देखेंगे कि बच्चे में 12 साल के बाद आती है। जब मैं जीन पियाजे की बात करूं तो 12 साल के बाद आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, लेकिन ये इतने एडवांस लेवल की नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, बट वो इतने एडवांस लेवल की नहीं होता, बहुत ही बेसिक लेवल की होता है। तो होता क्या है कि 8-9 साल से छोटे बच्चों में अब देखेंगे कि मोरल रीजनिंग का अभाव होता है। बच्चे अपना दिमाग लगा ही नहीं पाते, क्या सही है क्या गलत है उनको पता ही नहीं होता। तो ऐसे में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आप कह लीजिए 4 से लगभग 8 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, 4 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मोरालिटी जीरो होती है। ठीक है, लेकिन जो 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं वो अपना दिमाग तो दौड़ा नहीं पाते, है ना, अपना दिमाग तो दौड़ाएंगे नहीं, तो मोरल रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, और मोरल रीजनिंग नहीं कर पाएंगे तो उनको नैतिक दुविधा से निकलने की का प्रोसेस पता नहीं होगा। तो ऐसे में ये बच्चे क्या करते हैं, ये सिंपली जो बड़े लोगों ने कह दिया भाई वही मोरालिटी है उनके लिए, क्योंकि उनका खुद का रीजनिंग तो है नहीं जो दिमाग लगाएंगे, लेकिन बड़े लोगों ने जो कहा है वो मोरालिटी है। ठीक है, बड़े लोगों ने कहा है कि भाई हमें मतलब सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, सोते समय गुड नाइट बोलना है, बड़ों के पैर छूने हैं, प्रणाम करना है उनको, गुरुजनों की सेवा करनी है। ये बड़े लोगों ने कहा है तो हमें करना ही है। ठीक है, किसी ने कहा है कि भाई भूखे को खाना खिलाना है तो हमने खिला दिया, बड़ों ने कहा तो खिला दिया। ठीक है, दोस्त के साथ लड़ना नहीं है, ये हो गया। तो इस प्रकार की जो मोरालिटी होती है वो क्योंकि बड़ों ने कहा है तो वो करेंगे, उनका अपना दिमाग तो है नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो बड़े होते हैं, 8-9 साल के होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जितना वो बड़े होते जाएंगे आप देखेंगे उनकी मोरल रीजनिंग और एडवांस होती जाएगी। ठीक है, दिमाग उनका और अच्छे से चलने लगेगा, और जैसे जैसे दिमाग चलेगा अब वो ये बात समझेंगे कि मोरालिटी में जो बड़ों लोगों ने कहा ठीक है वो मोरालिटी है, बट सारी चीजें उनके द्वारा कही गई सही नहीं होती। इट मीन्स कि अपनी तरफ से भी हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ दिमाग लगा सकते हैं, कुछ सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी मोरालिटी अब बच्चों के मुकाबले थोड़ी सी मेच्योर हो जाती है, और वो खुद से भी कुछ निर्णय लेते हैं सही या गलत का पता लगाने में। तो आई होप आप यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो समझ गए होंगे कि भाई मोरल डायलेमा क्या होता है और मोरल रीजनिंग क्या होती है। यही दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अगर आप ये समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा थ्योरी पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई पियाजे ने जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी उसमें उन्होंने क्या कहा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पियाजे की, ठीक है, पियाजेट्स थ्योरी। देखिए पियाजे ने कहा था कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो दो हिस्सों में होता है। सबसे पहला होता है हेटेरोनोमस मोरालिटी, ठीक है, जो कि आप देखेंगे 4 से 8 साल के बच्चों में होता है, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया था। और दूसरा होता है ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि 8 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। हेटेरोनोमस मोरालिटी एंड ऑटोनोमस मोरालिटी में अगर आप देखें तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है नैतिक जो निर्णय बच्चे लेते हैं वो किस आधार पे लेते हैं। यहां पे देखेंगे हेटेरोनोमस मोरालिटी में बच्चे समझते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं या कानून जो भी बनाए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये मानते हैं कि इन नियमों को बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तीसरी चीज, ये नियम जो होते हैं ये बड़े लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बड़े लोगों द्वारा ये नियम बनाए जाते हैं, इन नियमों को बदला नहीं जा सकता और इनको मानना आवश्यक है। यानी कि जो मोरालिटी होती है उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो कोई उनके घर के बड़े लोग, मम्मी पापा हो गए या कोई हो गया, स्कूल में टीचर हो गई, वो होते हैं। उन्होंने जो कहा है उसको मानना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, छोटे बच्चों में मोरल रीजनिंग नहीं होती है इतनी, तो अपना दिमाग तो नहीं दौड़ा पाते। जो बड़ों ने कह दिया वही सही है, वही इंपॉर्टेंट है, उसी को मानना है। और जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो बड़े लोगों ने कहा है, उनको बदला नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, उनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा जो नैतिक निर्णय बच्चे लेते हैं, मोरल डिसीजन लेते हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, क्योंकि नैतिक निर्णय तो ये भी लेंगे, है ना। अगर कोई मोरल डायलेमा है, किसी प्रकार की परिस्थिति है, तो ये भी तो कुछ निर्णय लेते होंगे। अब ये निर्णय जो लेते हैं ना, नैतिक निर्णय या डिसीजन कह लीजिए, डिसीजन, इनका जो डिसीजन होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कॉन्सिक्वेंसेस से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब किसी भी व्यवहार को करने से क्या परिणाम दिखा, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये इंटेंशन पे फोकस नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटेंशन पे फोकस ये नहीं करते हैं कि किसी का क्या इंटेंशन है किसी काम को करने का, ये उस पे फोकस नहीं करते हैं। ये किस पे फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए, दूसरा है बी। ए बच्चे ने 10 कप गलती से फोड़ दिए, गलती, उससे गलती हुई और 10 कप टूट गए। बी ने 1 कप तोड़ दिया, बट गलती से नहीं, जानबूझकर। उसको पता था कि ऐसे करने से ये कप टूटेगा और उसने उस कप को तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 10 कप टूटा है, यहाँ पे 1 कप टूटा है। अब जो बच्चे इस स्टेज में है और हेटेरोनोमस मोरालिटी में, उन्होंने देखा कि भी यार देखो, कप नहीं तोड़ना चाहिए था, ठीक है, ये गलत बात है, बड़ों ने कहा है कि नहीं, संभाल के करो, ये नियम उनके द्वारा बनाए गए। और क्योंकि इन्होंने कप तोड़ दिया तो भाई नियम, गलती तो इन्होंने कर दी। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि इसमें कौन दोषी है, ए दोषी है या बी दोषी है, दोनों में से किसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये बच्चे कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि भाई यहाँ पे 10 कप टूटा, यहाँ पे 1 कप टूटा, इसने ज्यादा नुकसान किया है, इट मीन्स कि इसकी ज्यादा गलती उसकी नहीं। जबकि अगर आप इंटेंशन पे फोकस करेंगे, इससे गलती से टूट गया है और इसने जानबूझ के तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये इमैनेंट जस्टिस पे फोकस करते हैं कि भाई गलती अगर की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अगर हमें कोई नहीं देख रहा है तब भी हमें सजा मिलती है, भगवान से मिलती है, ऐसा ये बच्चे सोचते हैं। बिकॉज ये इमैनेंट जस्टिस में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि भाई अगर बड़ों ने नियम बनाया, हमने उसको नहीं माना, हमसे वो कोई गलत व्यवहार हो गया, बड़ों ने नहीं देखा हो, लेकिन हमें कोई तो देख रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान हमारे साथ
न्याय करेंगे और हमें सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की रबड़ चुरा ली, किसी ने भी नहीं देखा, उस बच्चे ने देखा, ठीक है, उस बच्चे ने इसने चुराया, उसको पता था। अब हुआ क्या कि बच्चा सीढ़ी से उतर रहा था, उसके जूते के फीते खुले थे, जिसकी वजह से वो फिसल गया या फंस गया, उसके फीते, वो गिर गया। अब इस बच्चे की थिंकिंग क्या होगी, क्योंकि वो इस वाली स्टेज में है, हेटेरोनोमस मोरालिटी में है, तो कहेगा कि भाई बड़ों ने कहा था चोरी नहीं की, मैंने चोरी कर दी, नियम जो मैंने तोड़ दिया, गलती हो गई मुझसे। और हालांकि बड़ों ने देखा नहीं, लेकिन गलती तो मैंने की है, मुझे कोई तो देख रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान ने मुझे सजा दी है। क्या दी है सजा? कि मैं गिर गया सीढ़ियों से। तो वहां का इन्होंने यहाँ लिंक कर दिया, और ये इस तरीके से इम्मैनेंट जस्टिस की बात करते हैं कि भाई न्याय तो जरूरी होता है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलती ही मिलती है, ठीक है। ये इम्मैनेंट जस्टिस में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि 8 साल से ऊपर की स्टेज होती है। और क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे बच्चे अपना दिमाग दौड़ाते हैं, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो पहले से बेहतर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो ये अपना दिमाग दौड़ाते हैं। अब ऑटोनोमस मोरालिटी में जो होते हैं बच्चे वो ये कहते हैं कि जो ये नियम कानून बनाए गए हैं ना, ये आपसी सहमति से बनाए गए हैं। भाई समाज में दिखा कि यार कुछ गलत हो रहा है, तो उस गलत चीज को रोकने के लिए नियम बना दिए गए, ठीक है। और क्योंकि ये नियम आपसी सहमति से बने हैं, तो इसको बदला जा सकता है, ठीक है, इसको बदला जा सकता है। यानी कि जो ऑटोनोमस मोरालिटी में बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि जो नियम कानून है ये आपसी सहमति से बने हैं, ये रिजिड नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, इनको चेंज किया जा सकता है। अगर लग रहा है कि भाई ये नियम गलत है तो उसको बदल दो, ठीक है, उसको बदल दो, उसको मानना जरूरी थोड़ी है। तो ये होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये डिसीजन लेते टाइम किस पे ज्यादा फोकस करते होंगे? इंटेंशन पे, ठीक है, इंटेंशन इनके लिए बहुत महत्व रखता है। इसी केस में ले लें कि भाई ए और बी वाले में, तो अब जो बच्चे इस वाली स्टेज में है ऑटोनोमस मोरालिटी में, वो ये देखेंगे यार ए ने गलती से 10 कप तोड़ दिया, जानबूझ के तो नहीं दिया, गलती हुई है, हो गई गलती, क्या हुआ, सबसे होती है गलती, उससे भी गलती हुई है, तो उसने कोई अपराध थोड़ी कर दिया, अपराध तो इसने किया है, उसको पता था कब टूटेगा, फिर भी जानबूझ करके कर रहा है ये काम। एक ही कप टूटा है तो क्या हुआ, गलती तो की ना उसने। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं ये इंटेंशन पे फोकस करते हैं कि भाई इसने एक कप जानबूझ के तोड़ दिया तो बी की गलती है, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? बी को मिलनी चाहिए, ना कि ए को, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पे डिसीजन लेने का तरीका इनका बदल जाता है, और साथ के साथ नियम कानून को लेकर के बात समझ जाते हैं कि नियम कानून किसी बड़े लोग द्वारा बेशक बनाए गए हों, लेकिन वो रिजिड नहीं है, उनको बदला जा सकता है। तो ये पूरी थ्योरी थी जीन पियाजे की। हालांकि जीन पियाजे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बहुत फेमस है, बट मोरालिटी पर सबसे पहले अगर किसी ने अपना विचार दिया था तो वो पियाजे थे। बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग इनसे प्रभावित हुए और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे डायलमास बच्चों के सामने रखे, जिसमें से एक सबसे फेमस था हिंस डायलमा। उसके द्वारा फिर उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस बना दिए। अब अभी हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस, और हर स्टेज के 2-2 लेवल होते हैं, तो टोटल 6 लेवल हो जाते हैं। 3 स्टेजेस 6 लेवल में वो बताते हैं कि कैसे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।